यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो जब वीडियो देख रहे हैं हम सबके लिए कैसे हैं सब लोग? बेटर ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की इस क्लास के अंदर हम लोग जो है वो करेंगे हमारे पीजीटी के जो अकाउंटिंग का जो पोर्शन है उसके अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो टॉपिक है, जिसके अंदर आपका कैश फ्लो है, फंड फ्लो है, रेशियो एनालिसिस है, ठीक है। इसके अलावा आपके कुछ और टेक्निक भी हैं कॉस्टिंग की, जिसमें जैसे आपका सीवीपीए, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस हो गया, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस हो गया। ये सब टॉपिक के कुछ क्वेश्चन हम लोग जो है भी वैसे कर रहे थे। ओके, 372 क्वेश्चन का एक फाइल था जो मैंने आपको शेयर किया था, फाइल नंबर 8, जिसके लगभग 200 क्वेश्चन जो है हम लोग निपटा चुके हैं। बाकी के जो क्वेश्चन है उसको हम स्टार्ट करेंगे आज की इस वीडियो में। आज का जो वीडियो है इसके अंदर हम 202 से लेकर के और 300 तक के क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है 301 से लेकर के और 372 के क्वेश्चन जो है वो हम लोग कवर करेंगे। ओके, इसका पीडीएफ मैंने सब डाल रखा है, एक बार आप देख लेना। ओके, चलो शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन जो है इसको मैं शुरू करूं, एक आपको बात बोलूं, इससे पहले जो एमसीक्यूज हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, कितने सारी जो फाइल्स है हम उन सबके क्वेश्चन जो कर चुके हैं, वो आप साथ साथ करते रहना। मतलब एग्जाम में जाने से पहले, जब आप जाओगे पेपर में, उससे जाने से पहले कम से कम 2 बार आप ये क्वेश्चन को जरूर देख जाना। मैंने आपको शुरू में भी बोला था कि ये जो मैं आपको 9 फाइल्स आपको जो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज वाला, इसके अलावा कुछ बेसिक वाले भी हमने करे हैं क्वेश्चन, ठीक है। आपको मैंने 15 जो है मॉक टेस्ट भी बना के दे रखे हैं, लेकिन ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट वाले थे तो मैंने आपको बोला था कोई भरोसा नहीं है कि पूरा का पूरा पेपर आपको इसमें से देखने को मिले, ठीक है ना। इसलिए मैंने इसके लिए सेपरेट एक कॉलम भी बनाया था मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज का, इसको आप जरूर करके जाना। इसमें हर तरह के क्वेश्चन हमने जो है वो डाल रखे हैं। कितना ही अच्छा आपने सिलेबस पढ़ लिया, उसका कोई ज्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर क्वेश्चन का एप्लीकेशन आपको नहीं पता, या क्वेश्चन की फ्रेमिंग अगर आपको नहीं पता कि क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन क्या क्या, मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक में से कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसीलिए एमसीक्यूज जो है वो बहुत ही जरूरी है। ओके, और आपको मालूम ही है कि अपना एग्जाम आज जो है वो संडे है और नेक्स्ट संडे को अपना पेपर भी है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से आपको जो है वो तैयारी बढ़िया तरीके से जो है वो करनी चाहिए। ओके जी, चलो शुरुआत करते हैं। अच्छा, एक ना कई बच्चों का मेरे पास में मैसेज आ रहा था कि सर पेपर, सर अब तो कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है, ऐसा कुछ, मतलब तो सर अब तो मतलब पेपर नहीं होगा। देखो भाई, पेपर तो होना ही है आपका, ठीक है, आपको तो पेपर होगा, तो आप तैयारी करते रहो। ऐसा ना हो कि उस चक्कर के अंदर आप लोग जो है वो आप अपनी तैयारी छोड़ दो। नहीं, पेपर तो आपका होना है, तो आप पेपर मतलब तैयारी पे लगे रहना। ऐसा ना हो कि यार तुम मतलब तैयारी छोड़ दो, बाद में पेपर हो जाए और फिर तुम बस रिग्रेट ही करते रह जाओ, ठीक है। तो ये काम बिल्कुल मत कीजिए। आप तैयारी कर रहे हो, जी लगा के अपनी तैयारी करते रहो, बढ़िया तरीके से मेहनत करते रहो। ओके जी, चलो शुरुआत करते हैं हम लोग जो है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, बोलता है मैच द आइटम ऑफ द कंपनी गिवन इन द लिस्ट ए विद द क्लासिफिकेशन गिवन इन द लिस्ट बी, और आपको यहाँ पे जो है इसको मैचिंग करना है। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस की अगर बात करते हैं तो ये है आपका मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। अनक्लेम्ड डिविडेंड जो है वो एक तरीके की जो है वो क्या है, आपका करंट लायबिलिटी है, ठीक है। जो बीआर होते हैं, बिल रिसीवेबल, तो ये बेसिकली क्या है, आपका लोन एडवांसेस, क्योंकि बीआर बेसिकली क्या है, बिल रिसीवेबल जो है वो क्या, आपने किसी पर्सन को जो है वो गुड्स उधार बेची, ठीक है, या पैसा दिया और बदले में आपसे उससे आपने जो है उससे क्या ले लिया, एक्सेप्टेंस ले लिया, ठीक है ना। और जो लाइव स्टॉक है, जैसे आपके घोड़े और ये सब जो आप जिनको बिजनेस के अंदर यूज करते हो, ये लाइव स्टॉक होता है, इसको बोलते हैं, ये है आपकी क्या, फिक्स एसेट। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, सी। आगे फिक्स एसेट दे रखी है आपको 14,40,000 की, नेटवर्थ दे रखा है आपको 15 लाख का, डेट जो है लॉन्ग टर्म ये है आपका कितना, 9 लाख का, अदर करंट एसेट दे रखी है 7,60,000 रुपए की, करंट लायबिलिटी है 6 लाख रुपए की, करंट रेशो बताना है। देखो करंट रेशो की अगर हम बात करते हैं, करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी तो हमको दे रखी है, लेकिन करंट एसेट अपने को नहीं दे रखी। अब करंट एसेट अगर आपको नहीं दे रखी है तो इसको अपने को क्या करना पड़ेगा, कंप्यूट करना पड़ेगा। तो यहां पे देखो फिक्स एसेट है कितनी, अगर फिक्स एसेट की बात करता हूं, यह है 14,40,000 का, ठीक है। नेटवर्थ है कितना, 15 लाख रुपए की नेटवर्थ है, जिसको जनरली हम लोग जो है वो इक्विटी ओनरशिप या फिर इसको शेयर होल्डर फंड भी जनरली बोल देते हैं, ठीक है। तो हमारी नेटवर्थ जो है वो कितनी है, 15 लाख की, डेट कितना है, 9 लाख का, और अदर करंट एसेट जो है वो है 7,60,000 की, और करंट लायबिलिटी कितना, 6 लाख का। तो इसके बेस पर अगर मैं बैलेंस शीट फ्रेम करता हूं तो मेरा बैलेंस शीट ऐसा बनेगा, फिक्स एसेट आगे 14,40,000, नेटवर्थ आ गया मेरा कितना, 15 लाख, मतलब ये बेसिकली ओनर इक्विटी हो गया या शेयर होल्डर फंड हो गया, ठीक है। इसके बाद में डेट है मेरा कितना, 9 लाख का, और अदर करंट एसेट इसको छोड़ दो, करंट लायबिलिटी जो है वो कितनी, 6 लाख रुपए की। अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो ये आ गया 30 लाख, 30 लाख में से फिक्स एसेट है कितना, 14,40,000, इसको माइनस करूंगा तो बाकी जो बचेगा वो क्या मेरा करंट एसेट, कितना, 15,60,000। अब 15,60,000 की मेरे पास में आ गया करंट एसेट, और करंट लायबिलिटी है 6 लाख की, 15,60 डिवाइड में 6 लाख करूंगा तो आंसर आएगा 2.6:1, ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थोड़ा ध्यान रखना। आगे थर्ड क्वेश्चन, एक मिनट रुकना, चलो
क्वेश्चन नंबर थर्ड बोलता है कैश दे रखा है आपको, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, डेटर दे रखे हैं, बिल पेबल्स दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, बैंक लोन है शॉर्ट टर्म का। बोलता है अगर बैंक लोन जो है वो इंक्रीज हो गया 20,000 रुपए से तो करंट रेशो के ऊपर बताओ क्या इंपैक्ट पड़ेगा, करंट रेशो कितने परसेंट से डिक्रीज होगा। तो देखो पहले नॉर्मल सिनेरियो में देखो कैश दे रखा है आपको, ये है आपकी करंट एसेट, क्रेडिटर है करंट लायबिलिटी, डेटर है करंट एसेट, बिल पेबल जो है वो करंट लायबिलिटी, स्टॉक है करंट एसेट, बैंक लोन है करंट लायबिलिटी। बोलता है अगर बैंक लोन जो है वो 20,000 रुपए से बढ़ जाए, ठीक है, तो करंट रेशियो जो है वो क्या कितने परसेंट से डिक्रीज होगी। तो इसके बेस पर पहले मैं ये देखता हूं कि करंट रेशियो मेरा है क्या, एग्जिस्टिंग करंट रेशियो क्या है। तो कैसे निकालते हैं, करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। हमने निकाल लिया, ये करंट एसेट था मेरा कितना 10,000 प्लस 20,000 और प्लस में 30,000, और करंट लायबिलिटी जो है वो है कितनी 12,000 प्लस में 8,000 और प्लस में कितना 10,000। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 60,000 और 30,000। तो करंट रेशियो कैसे निकलेगा 60 अपॉन में 30 कर दिया जी, ये आ गया 2:1। अब अगर बैंक लोन जो है वो 20,000 रुपए से क्या हो जाए बढ़ जाए, बैंक लोन एक तरीके की आपकी करंट लायबिलिटी है, अगर करंट लायबिलिटी 20,000 से बढ़ेगी तो फिर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अगर आप लोन लोगे तो कैश भी आएगा, तो करंट एसेट भी 20,000 से बढ़ेगी, करंट लायबिलिटी भी 20,000 से बढ़ेगी। तो यहां पे देखो करंट जो नया करंट एसेट आएगी वो कितनी आएगी 60 प्लस में 20, और जो नई करंट लायबिलिटी होगी वो क्या होगी 30 प्लस में 20, तो ये कितना 50 और ये कितना 80। ठीक है, तो अब जो नया करंट रेशियो आएगा वो क्या 1:1.6:1। तो पहले कितना था 2, अब हो गया 1.6, तो कितने परसेंट से नीचे आ गया। ठीक है, तो 2 से 1.6 हो गया, तो मतलब 0.4, और 0.4 किस पे 2 पे, मतलब कोई चीज पहले 2 थी और 2 से आगे 1.6, तो कितनी नीचे आई, कितनी कम होगी, ये हो गया 0.4, और 0.4 जो है जो कम हुआ है वो किस पे हुआ है 2 पे, तो 0.4 अपॉन में 2 into 100 करेंगे तो आंसर आएगा कितना 20%। आ गया ये। यहां पे दे रखा है नेट प्रॉफिट दे रखा है आपको आफ्टर टैक्स 3,25,000 रुपए, रेट ऑफ इनकम टैक्स दे रखा है 50%। ठीक है जी, 12.5% कन्वर्टेबल डिबेंचर दे रखे हैं आपको 4 लाख रुपए के, फिक्स एसेट है आपका 12,30,000 का, डेप्रिसिएशन है 2,30,000 का, करंट एसेट है 7,50,000 की, करंट लायबिलिटी है 3,50,000 की, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है। देखो आरओआई अगर आपको निकालना है तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं कि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट ले लो बिफोर इंटरेस्ट एंड बिफोर टैक्स, और अपॉन में करेंगे इसको क्या कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, उसको डिवाइड करते हैं किससे कैपिटल एम्प्लॉयड से, कि इस कैपिटल एम्प्लॉयड पे कितना हमने प्रॉफिट कमाया, यही आपका और आरओआई। ठीक है, अब अपने को यहां पे इसको निकालना है पहले। ठीक है, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको कैसे निकालेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है कितना 3,25,000, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे करेंगे 3,25,000 जो है ये 50% टैक्स घटाने के बाद है, तो इसमें 50% ऐड कर लो, तो ये आ जाएगा कि आपका कितना 6 लाख, ये देखो मैंने यहां पे कर रखा है 6,50,000। ठीक है, तो ये आ गया बिफोर इनकम टैक्स। ठीक है, और इंटरेस्ट हमने कंप्यूट कर लिया, इंटरेस्ट कितना था 4 लाख रुपए पे 12.5%, तो 4 लाख पे 12.5% कितना आ गया 50,000, इसको दोबारा ऐड कर लो तो ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आ गया 7 लाख का। ठीक है, अब निकालना है क्या कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तो आ गया कितना 7 लाख, और इसको डिवाइड करना है किससे कैपिटल एम्प्लॉयड से, कितना पैसा हमने लगा रखा है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो है कैसे निकलेगी फिक्स एसेट प्लस में वर्किंग कैपिटल, अगर फिक्स एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल कर दो वो भी कैपिटल एम्प्लॉयड होती है, या फिक्स एसेट प्लस में करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी कर दो। तो यहां पे अपने को जो है वो दे रखी है फिक्स एसेट, और फिक्स एसेट कितनी है 12,30,000 रुपए की। ठीक है, और इसमें से 2,30,000 डेप्रिसिएशन है, तो घटा के आएगा कितना 10 लाख का। फिर इसके अंदर जो है वो जोड़ेंगे हम लोग क्या करंट एसेट कितनी है 7,50,000 की, वो जोड़ लिया, और माइनस करेंगे करंट लायबिलिटी कितना 3,50,000, तो ये आ गया आपका कितना 14 लाख। 14 लाख रुपए की आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो अगर 7 लाख को डिवाइड करूंगा 14 लाख से इंटू 100 करेंगे तो आएगा आंसर कितना 50%, एंड दैट 50% इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आ गया, बोलते हैं एक्स लिमिटेड जिसका करंट रेशियो था 2.2:1, क्विक रेशियो था 1.5:1, उसकी करंट लायबिलिटी है 60,000, तो वैल्यू ऑफ स्टॉक बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है निकल जाएगा। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, आपको करंट रेशियो दे रखे और करंट लायबिलिटी दे रखी कितना 60,000, इसके बेस पर करंट एसेट निकल जाएगा, और करंट एसेट कितना आ गया आपका 1,20,000। फिर क्विक रेशियो दे रखा है 1.5:1, तो इसके बेस पर क्विक एसेट निकल जाएगा। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो ये भी हमने निकाल लिया। तो इसको जो क्विक एसेट होती है, ठीक है, और इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो किसका होता है, क्विक एसेट आ गया अपना कितना 90,000, तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो किसका होता है, वो होता है डेटर का या फिर किसका स्टॉक का या फिर प्रीपेड एक्सपेंस का। तो ये हमने निकाल लिया, तो आंसर जो है वो आ गया कितना 30,000। ओके जी सर, या इसको आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो कि 1.5 इक्वल टू क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी कितनी है 60,000। ठीक है, तो क्विक एसेट आ गया मेरा कितना 90,000, ये 90 आ गया, और ये है मेरी कितनी 1,20,000, तो दोनों में जो डिफरेंस है वो कितना 30,000 का। दिस 30,000 इज नोन एज द वैल्यू ऑफ द स्टॉक, तो आंसर आएगा 30,000। आगे बोलते एक बिजनेस फर्म है, उसने अर्न किया नेट प्रॉफिट कितना 60,000 रुपए का,
इन ईयर। टोटल सेल जो है उसकी 1,20,000 है एंड द डेटर जो है शुरुआत में डेटर थे 40,000 के और एंड के अंदर है कितने 30,000 के। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन बताओ। देखो उसका नेट प्रॉफिट जो है कितना 60,000 का। टोटल सेल छोड़ दो, अब उसके शुरुआत में जो डेटर थे वो कितने थे 40 और अब रहेगी कितने 30। शुरुआत में थे 40 और अब रहेगी कितने 30। तो इसका मतलब 10,000 रुपए जो है डेटर से अपने को क्या हो गया रियलाइज हो गया। तो कैश जो है ऑपरेशन से कितना आया, एक तो ये प्रॉफिट आया 60,000 का और दूसरा डिक्रीज इन डेटर, ये भी अपने को क्या मिल गया कैश मिल गया। देखो पहले हमने किसी से 40,000 रुपए लेने थे और अब लेने सिर्फ कितने 30,000। तो इसका मतलब ये जो डिफरेंस है कितने का 10,000 का, ये अपने को जो है वो क्या हो चुका है रिसीव हो चुका है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 70,000। फंड फ्रॉम ऑपरेशन कितना 70,000। आगे सैक्रिफाइस रेशियो को कब यूज करते हैं, देखो जब कभी भी जो है वो कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट होता है तो हम सैक्रिफाइस रेशियो निकालते हैं, या अगर हम लोग जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करते हैं चेंज करते हैं तो हम क्या निकालते हैं सैक्रिफाइस रेशियो। तो सैक्रिफाइस रेशियो इज यूज ऑन द चेंज इन द पीएसआर, दो जगह यूज होता है, थोड़ा ध्यान रखना। आगे कंसीडर द फॉलोइंग, शेयर कैपिटल दे रखा है, लॉन्ग टर्म डेट दे रखा है, करंट लायबिलिटी दे रखा है, करंट एसेट दे रखा है और करंट फिक्स एसेट दे रखा है, करंट एसेट दे रखा है। सोल्वेंसी रेशियो निकालना है। सोल्वेंसी रेशियो का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट अपॉन में टोटल लायबिलिटी। टोटल एसेट निकाल लो पहले, वो कैसे निकलेगा आपका टोटल एसेट है फिक्स एसेट प्लस में करंट एसेट कितना 3,40,000 और अब अपॉन में करेंगे इसको क्या करंट लायबिलिटी और टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी जो है वो कितनी है 1,00,000 की है और 40,000 की है कितना 140। तो इसको डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 2.43:1। आगे टर्नओवर रेशियो अपने को हेल्प करता है मैनेजमेंट को किसके अंदर, तो टर्नओवर रेशियो जो है वो हेल्प करता है मैनेजमेंट को किसमें अपने रिसोर्स को मैनेज करने में, अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने में और प्रोडक्शन की प्लानिंग करने में। तो आंसर क्या आएगा डी ऑल ऑफ द अबव। आगे अगर नेट प्रॉफिट जो है वो है 35,000 आफ्टर राइट ऑफ द गुडविल 6,000, ठीक है जी, एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर कितना 1,000। तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन बताओ। तो देखो यहाँ पे आपको टोटल प्रॉफिट जो है वो दे रखा है कितना 35,000 का, ठीक है। फंड फ्रॉम ऑपरेशन अगर निकाला है कि ऑपरेशन एक्टिविटी से कितना पैसा आपने कमाया, ठीक है। तो देखो इसमें गुडविल जो है आपने 6,000 की राइट ऑफ करके थी, इसको क्या करना पड़ेगा एड बैक, क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंस है, जोड़ लो। और जो लॉस हुआ था ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये आपका जो है क्या वो ऑपरेशन बिजनेस ऑपरेशन का खर्चा है नहीं, क्या बिजनेस ऑपरेशन का लॉस है नहीं, तो इसको भी दोबारा क्या करेंगे एड बैक करेंगे। तो आंसर आएगा कितना 42,000। आगे यहां पे आपको जो है वो एक P&L अकाउंट दे रखा है, इससे आपको फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है। देखो फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए हम लोग जो है वो क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि बिजनेस से हमने क्या कमाया। तो यहां पे टोटल बता दिया 2316 रुपए हमने कमाया, ठीक है जी 2316 रुपए आ गया। अब पहले क्रेडिट साइड पे देखो, इनकम साइड पे हमने ना ये तो ग्रॉस प्रॉफिट ठीक है, ये 1,200 रुपए की हमारी इनकम थी किस चीज की, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, क्या ये बिजनेस एक्टिविटी की है नहीं, तो और जबकि हमने तो इसको ऐड कर रखा है तो इसको 1200 को क्या करना पड़ेगा माइनस, तो हमने यहां पे कर दिया 1,200 रुपए क्या माइनस। अब एक बार आ जाओ किसमें एक्सपेंस साइड पे, एक्सपेंस 6,000 के ये तो आने चाहिए थे, अच्छा डेप्रिसिएशन आना चाहिए था नहीं, ये नॉन कैश एक्सपेंस है, इसको दोबारा से ऐड करेंगे, कर दिया 1,400 रुपए। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन आना चाहिए था नहीं, ये आपका नॉन ऑपरेटिंग है, इसको भी दोबारा हमने क्या कर दिया ऐड कर लिया। डिस्काउंट आना चाहिए, गुडविल रिटर्न ऑफ है कितना 400 का, ये भी क्या है नॉन कैश है, तो इसको भी दोबारा क्या कर दिया ऐड बैक करके करेंगे इसको। तो आंसर जो निकलेगा वो है 2996 रुपए। दिस इज द फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ये काट दो। आगे गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन व्हाट इज द डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला जो क्या होता है डेट अपॉन में इक्विटी, इक्विटी कैपिटल दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखा है, डिबेंचर दे रखा है, एक्यूमुलेट प्रॉफिट दे रखा है। तो कैसे करेंगे, डेट कितना है 1,50,000 का आ गया, इक्विटी जो है कैसे निकालेंगे 2 लाख प्लस 90,000 प्लस में 60,000, 2 प्लस 90 प्लस 60 करेंगे तो कितना 3.5, तो इसको निकालेंगे 15:35 का इसका रेशियो निकल के आएगा डी। आगे मीनिंग ऑफ द नेट इन्वेस्टेड कैपिटल इज, नेट इन्वेस्टेड कैपिटल का मतलब जो है वो क्या होता है, तो नेट इन्वेस्टेड कैपिटल का मतलब होता है अगर आप टोटल एसेट मतलब फिक्स एसेट प्लस में करंट एसेट, उसमें से अगर करंट लायबिलिटी माइनस कर दो तो वो है आपका नेट इन्वेस्टेड कैपिटल, ठीक है ना। तो नेट इन्वेस्टेड कैपिटल इज टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, या इसको ऐसे भी करते हैं फिक्स एसेट प्लस में वर्किंग कैपिटल। बी एसेट वेरी इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, उसको क्या बोलते हैं लिक्विड एसेट, जो बहुत इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाएगी वो है आपका लिक्विड एसेट। The more accurate guide to liquidity of a firm is provided by, सबसे एक्यूरेट गाइड जो है लिक्विडिटी का, अगर आपने देखना है कि एक फर्म कितनी लिक्विड है तो उसके लिए सबसे बढ़िया रेशियो जो है वो कौन सा रहेगा, वो होता है जो उसका क्विक रेशियो या एब्सोल्यूट रेशियो भी हम निकाल लेते हैं। आगे करंट रेशियो 2.7:1 और क्विक रेशियो 1.8:1। करंट लायबिलिटी है 60,000 रुपए, वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालो, सिंपल सा निकल जाएगा बिल्कुल ही। पहले करंट इसके बेस पर 2.7:1 दे रखा और ये 60,000 है, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा 60,000 को 2.7 से तो आ जाएगा मेरा क्या करंट रेशियो 1,62,000, और ये दे रखा है 1.8, तो 1.8 को मल्टीप्लाई करूंगा 60,000 से तो ये आ जाएगा मेरा कितना 1,08,000। दिस द क्विक एसेट। करंट एसेट और क्विक एसेट में जो डिफरेंस होता है वो किसका होता है, वो जनरली होता है किससे, स्टॉक से या फिर प्रीपेड एक्सपेंस का। तो यहां पे हमने इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आ गया कितना आ गया 54,000। चलिए
विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज नॉट ए मेजर ऑफ फाइनेंशियल साउंडनेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। इनमें से कौन सा रेशियो जो है उसको हम यूज नहीं करते बिजनेस के साउंडनेस या स्टेबिलिटी कंप्यूट करने में। लिक्विडिटी रेशियो को जो है वो हम कंसीडर करते हैं, करंट रेशियो को करते हैं, प्रोप्राइटरी रेशियो को करते हैं, लेकिन सेल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो इसको हम कंसीडर नहीं करते। ठीक है, तो ये बेसिकली स्टेबिलिटी या साउंडनेस के लिए इसको हम यूज नहीं करते। आगे नेट लॉस दे रखा है कंपनी का कितना 20,000। डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड और फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है। तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी से या बिजनेस ऑपरेशन से अपने हमने क्या कमाया। तो ऊपर तो बता रहा है बिजनेस ऑपरेशन से लॉस है कितना 20,000 का, हमने यहाँ पे 20,000 माइनस में लिख लिया। अब डेप्रिसिएशन और मशीन क्या ये कैश एक्सपेंस है, नॉन कैश, नॉन कैश हमने लेकिन माइनस करके तो दोबारा क्या करना पड़ेगा ऐड बैक, तो मैंने ऐड कर लिया कितना 50,000। एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, गुडविल को एमोर्टाइज किया मतलब गुडविल को भी राइट ऑफ कर दिया कितना 5,000 से, ये भी क्या नॉन कैश है, इसको दोबारा क्या करेंगे ऐड बैक। लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर है कितना 3500, लॉस को माइनस कर रखा था, क्या ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से नहीं, इसको भी दोबारा ऐड करना पड़ेगा 3500। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड 8500 रुपए आपने प्रॉफिट के अंदर अपने इनकम में जोड़ दिया 8500, क्या है बिजनेस एक्टिविटी का है नहीं, तो क्या माइनस करना पड़ेगा, करेंगे तो आंसर आएगा कितना 30,000। फंड फ्रॉम ऑपरेशन कितना 30,000, ये काट दो। सन्ड्री डेटर दे रखे 15,000 के, बीआर दे रखा है 12,500 का, कैश दे रखा है 17,500 का, स्टॉक दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है 20,000 का, क्रेडिटर है 25,000 के, बीपी दे रखा है 15,000 का, सेल है 1 लाख की और एसिड टेस्ट रेशियो निकाला। एसिड टेस्ट रेशियो का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, तो एसिड टेस्ट रेशियो हम कैसे निकालते हैं, इसके अंदर आएगा जैसे क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो करंट लायबिलिटी तो आ गया मेरे कितना 40,000 और जो क्विक एसेट है उसके अंदर डेटर आएगा, रिसीवेबल आएगा, कैश आएगा, स्टॉक नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हटा दो। ओके, इनको जोड़ेंगे तो कितना 45, तो 45 अपॉन में 40 करेंगे, आंसर आएगा 1.125:1। लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी कैसे इंडिकेट होती है, तो लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी को इंडिकेट करते हैं किससे, जो सोल्वेंसी रेशियो होती है उनमें, जैसे डेट इक्विटी रेशियो, इनसे। आगे गिवन, एक मिनट रुकना, ठीक है, गिवन आपको दे रखा है यहाँ पे करंट रेशियो 2.5, क्विक रेशियो 2.5, नेट वर्किंग कैपिटल 30,000, अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटी निकालो। सिंपल सा क्वेश्चन ये भी निकल जाएगा। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट माइनस में करंट लायबिलिटी। ठीक है, या करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। जो करंट एसेट है 2.5 और करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, अगर मैं इसको करता हूं तो इसको सोल्व करेंगे तो करंट लायबिलिटी निकल जाएगा कितना 20,000, कितना 20, क्योंकि ये देखो ये जो आपका 30,000 है, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, तो ये अगर 2.5 है, ठीक है, तो करंट लायबिलिटी अगर जो है वो आपकी क्या 1 है। ठीक है, तो ये करंट एसेट कितनी है आपका 2.5। ठीक है, और इन दोनों का जो डिफरेंस है 1.5, डिफरेंस 1.5 आ गया, ये है आपका क्या क्या है ये वर्किंग कैपिटल। तो अगर 30,000 जो है वो 1.5 की वैल्यू है तो डिवाइड बाय 1.5 करेंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी, और वो कितनी आएगी 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी, इसको डिवाइड करूंगा तो कितना 20,000, तो आंसर आएगा कितना 20,000, कितना आ गया 20,000 रुपए। चलो भाई चलो आगे। Which of the following transaction has no effect on the current ratio? इनमें से कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसका करंट रेशियो पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। मशीन परचेज फॉर कैश इंपैक्ट पड़ेगा क्योंकि करंट एसेट बढ़ जाएगी। मोटर कार सोल्ड फॉर कैश इंपैक्ट पड़ेगा, करंट एसेट बढ़ जाएगी। प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करेंगे इंपैक्ट पड़ेगा, करंट एसेट कम हो जाएगी, मतलब कैश कम रिडीम, अगर प्रेफरेंस शेयर वालों को पैसा दोगे तो क्या होगा उससे कैश कम हो जाएगा। ठीक है, बीआर कलेक्टेड, अगर बीआर कलेक्ट हो गया तो बीआर भी आपकी करंट एसेट है। ठीक है, अब बीआर से अगर पैसा मिलेगा तो एक एसेट तो बढ़ जाएगी, कैश तो बढ़ जाएगा, लेकिन बीआर कम हो जाएगा तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। आगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है वो क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री करके। ठीक है जी, करंट रेशियो 2.5, क्विक रेशियो 1.5, नेट वर्किंग कैपिटल 15,000, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री वही, ये सब बेटा थोड़ा देख लेना। इसमें करंट एसेट आ जाएगा 25,000 का, लिक्विड एसेट आ जाएगा 15,000 का, दोनों का डिफरेंस कितना है 10,000, ये आ जाएगा जी आपका वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। आगे स्टॉक टर्नओवर जो है कैसे, स्टॉक टर्नओवर क्या है, ये एक एक्टिविटी रेशियो है। आगे टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड किसके बराबर होता है, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है फिक्स एसेट प्लस में करंट एसेट माइनस में करंट लायबिलिटी, या फिक्स एसेट प्लस में नेट वर्किंग कैपिटल। आगे डिविडेंड पे आउट रेशियो कैसे निकालते हैं, डीपीएस अपॉन में ईपीएस इनटू में 100, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे हम डिटरमाइन करेंगे बाय डिवाइडिंग डिविडेंड पर शेयर बाय द अर्निंग पर शेयर। आगे विद रेफरेंस टू द मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंप्रूव इट, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कैसे इंप्रूव करेंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट का काम करता है, जितना मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या रहेगा ज्यादा रहेगा उतना ऑर्गेनाइजेशन का जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो क्या रहेगी बढ़िया रहेगी। तो बाय लोअरिंग द ब्रेक इवन पॉइंट, अगर ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट अगर आपकी कम हो गई और ब्रेक इवन पॉइंट भी उसकी वजह से क्या हो गया कम हो गया, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ जाएगा, ये बात एकदम क्या करेक्ट है। बाय अडॉप्टिंग ए बेटर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स, अगर आप जो है प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स को अडॉप्ट कर लोगे तो उससे भी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो आंसर जो आएगा वो क्या बोथ 1 and 2।
आगे सेल एंड पीवी रेशियो दे रखा है 1000 और 80%, ठीक है। अमाउंट जो फिक्स कॉस्ट की है वो है 400 रुपए। ऑपरेटिंग लीवरेज निकालो। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी। तो कंट्रीब्यूशन आपको निकालना है यहाँ पे, तो आपको सेल दे रखा है कितना? 1000 का। पीवी रेशियो कितना? 80%। तो पीवी रेशियो अगर 80% है, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू में 100। तो यहाँ पे हमारा जो है वो कंट्रीब्यूशन निकल के आ गया कितना? 800 रुपए। कितना आ गया? 800, ठीक है। तो ये कंट्रीब्यूशन आ गया 800 और फिक्स कॉस्ट दे रखा है मेरा कितना? 400। तो माइनस करूंगा फिक्स कॉस्ट, तो ईबीआईटी का कितना? 400। तो फॉर्मूला जो है वो क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। तो बोले तो 800 डिवाइड में 400 कितना आ गया? 800 अपॉन में 400 करेंगे तो कितना? 2। तो ऑपरेटिंग लीवरेज आ गया मेरा कितना? 2। आगे फिक्स कॉस्ट दे रखा है आपको 2.5 लाख रुपए का। वेरिएबल कॉस्ट है आपका 10 रुपए पर यूनिट। सेलिंग प्राइस है 15 रुपए पर यूनिट। आउटपुट लेवल है 75,000 यूनिट का। मार्जिनल कॉस्ट टेक्निक के हिसाब से प्रॉफिट अर्न जो है वो आपको बताना है। तो प्रॉफिट जो आपने कितना कमाया, तो देखो कैसे निकालते हैं। सेल माइनस में वेरिएबल कॉस्ट आएगा कंट्रीब्यूशन, माइनस में करेंगे फिक्स कॉस्ट आएगा ईबीआईटी। सेल जो है वो कैसे निकलेगा आपका? 75,000 यूनिट बिकी है और सेलिंग प्राइस है 15। तो 75,000 इंटू 15 करेंगे तो आएगा 11,25,000, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो है कितने जी? अभी आपकी 10 रुपए। तो 75,000 इंटू में 10 करेंगे 7.5 लाख। तो 11,25,000 माइनस 7.5 करेंगे तो 3,75,000। और फिक्स कॉस्ट जो है वो है जी आपका 2.5 लाख। तो माइनस होगा तो ईबीआईटी आएगा कितना? 1,25,000। तो आंसर क्या? बी। आगे विच रेफरेंस टू द थ्योरी ऑफ कंट्रीब्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? पहला, कंट्रीब्यूशन एक्सेस इज द सेल ओवर वेरिएबल कॉस्ट। ये बात एकदम सही है। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो ये तो क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन। ये सही है। कंट्रीब्यूशन इज द एक्सेस सेल ओवर द टोटल कॉस्ट। नहीं, ये बात क्या गलत है। तो आंसर जो आएगा वो क्या? ओनली 1। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्मूला ऑफ पीवी रेशियो? तो पीवी इसमें से कौन सा पीवी रेशियो का फॉर्मूला नहीं है? थर्ड वाला। इसका फॉर्मूला क्या होता है पीवी रेशियो का? चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100। तो ये है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल की जगह टोटल कॉस्ट आ रहा है, तो ये गलत है। मार्जिनल सेफ्टी का मतलब जो है वो क्या होता है? मार्जिनल सेफ्टी का मतलब होता है जो डिफरेंस होता है एक्चुअल सेल और ब्रेक इवन सेल में, वो। तो डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल सेल एंड द ब्रेक इवन सेल। आगे ऑन इंक्रीज सेल प्राइस। अगर सेल प्राइस जो है वो क्या होगा? बढ़ेगा। तो उससे जो है वो क्या इंपैक्ट पड़ेगा? अगर सेल प्राइस बढ़ेगा तो उससे जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो अगर सेल प्राइस जो है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना, तो उससे आपका मतलब रेवेन्यू जो है वो अगर आपका बढ़ गया तो रेवेन्यू ऐसे स्ट्रेट लाइन में मतलब अपवर्ड, ज्यादा अपवर्ड हो जाएगा। तो इससे आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? नीचे। पहले ब्रेक इवन पॉइंट यहां था, अब ब्रेक इवन पॉइंट आपका नीचे आ जाएगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। ऑन इंक्रीज इन सेल प्राइस, तो उससे जो है वो क्या होगा? लोअर ब्रेक इवन पॉइंट। आगे फिक्स कॉस्ट है 12 लाख रुपए का। सेलिंग इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन 80,000 का, ठीक है। सेलिंग प्राइस दे रखा है 1200 रुपए पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट है 900 रुपए पर यूनिट। लोन इंस्टॉलमेंट है 2 लाख का। कैश ब्रेक इवन पॉइंट निकालो भाई। कम से कम कितना कैश अपने को चाहिए ताकि अपने को कोई कैश स्लैक की जो है सिचुएशन फेस ना करनी पड़े। तो उसके लिए कैसे करोगे? देखो फिक्स कॉस्ट जो है वो है कितनी? 12 लाख इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। तो इसको तो यहां से माइनस कर दिया, ठीक है। सेलिंग प्राइस जो है वो कितना है? 1200 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट है कितना? 900। लोन इंस्टॉलमेंट कितना? 2 लाख रुपए। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या? फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन। तो फिक्स कॉस्ट एक तो मेरी ये 12 लाख रुपए की, जिसमें डेप्रिसिएशन है, इसको तो हटा दो क्योंकि ये नॉन कैश है। तो इसका ये आ गया कितना? 11,20,000। और एक लोन इंस्टॉलमेंट है 2 लाख की, हर साल मुझे पे करनी है, तो ये भी अपना फिक्स कॉस्ट ही है, इसको ऐड कर दो। तो टोटल फिक्स कॉस्ट जो आ गई मेरी कितने आ गया? 13,20,000। और डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया? 300 रुपए, ठीक है। तो 13,20,000 डिवाइड 300 करेंगे तो आंसर आएगा कितना? 4400। ब्रेक इवन सेल पॉइंट का मतलब जो है वो क्या होता है? सेल इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट करेंगे तो वो आएगा आपका ब्रेक इवन पॉइंट सेल। आगे ब्रेक इवन पॉइंट जो वो क्या? ब्रेक इवन पॉइंट होता है जहां पे टीआर और टोटल कॉस्ट, रेवेन्यू टोटल कॉस्ट क्या होती है? बराबर होती है। आगे ये हटा दो। कैलकुलेट करो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। सेल प्राइस रहेगा 15 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट है 8 रुपए, फिक्स कॉस्ट है 14,000 रुपए, यूनिट प्रोड्यूस करिए 6,000। तो इसके बेस पर आपको ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट निकालना है। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट है कितना? 14,000 रुपए। और कंट्रीब्यूशन जो है वो कैसे निकलेगा? कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलेगा? सेल प्राइस माइनस में वेरिएबल कॉस्ट। तो इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा आंसर कितना? 2,000 यूनिट। आगे ब्रेक इवन पॉइंट जो है एक पॉइंट है जहां पे क्या होता है? जहां पे बेसिकली ना तो प्रॉफिट है ना ही लॉस है। आगे पीवी रेशियो जो है कैसे निकालते हैं? पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100, ये आपका फॉर्मूला हो गया। आगे अगर सेलिंग प्राइस है 10 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट है 6 रुपए, टोटल फिक्स कॉस्ट है 48,000 रुपए, तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट अगर आपको निकालना पड़े तो कैसे निकलेगा? ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, अगर रुपीस में निकालें तो फिक्स कॉस्ट इनटू में सेलिंग प्राइस पर यूनिट अपॉन में कंट्रीब्यूशन। तो हमने यहां पे कर लिया फिक्स कॉस्ट जो है मेरा कितना? 48,000, ठीक है जी। तो 48,000 इंटू में मेरा जो सेल प्राइस है वो है 10 रुपए और कंट्रीब्यूशन मेरा कितना? 10 माइनस में 6 कितना? 4। तो इसको अगर मैं कंप्यूट करूंगा तो आंसर आएगा कितना? 1,20,000। आगे ऐड ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट पे कंट्रीब्यूशन किसके बराबर होगा? तो ब्रेक इवन पॉइंट पे कंट्रीब्यूशन बराबर होगा किसके? फिक्स कॉस्ट से। वहीं पे आपका ईबीआईटी जो है वो क्या आएगा? 0 आएगा। आगे कंट्रीब्यूशन जो है वो क्या होता है? कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल माइनस में वेरिएबल कॉस्ट।
आगे द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ आउटपुट वॉल्यूम ऑन स्टडी, एक स्टडी जिसमें हम लोग जो वो क्या देखते हैं, इफेक्ट देखते हैं किसका, इफेक्ट आउटपुट वॉल्यूम का किस पे, रेवेन्यू पे, एक्सपेंस पे, नेट इनकम पे, तो उसको बोलते हैं बेसिकली क्या, सीवीपीए, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। आगे ब्रेक इवन पॉइंट को कंप्यूट करते हैं कैसे, ब्रेक इवन पॉइंट इज कंप्यूट बाय फिक्स कॉस्ट अपॉन में बाय पीवी रेशियो, ठीक है। आगे फाइनेंशियल लीवरेज कैसे निकालते हैं, ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी, ठीक है जी। आगे इंप्रूवमेंट ऑफ द पीवी रेशियो, पीवी रेशियो जो है वो कैसे इंप्रूव होगा, जो आपका प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो वो कैसे बढ़ेगा, वो बढ़ेगा अगर आप सेल प्राइस बढ़ा दोगे तो भी पीवी रेशियो, क्योंकि कंट्रीब्यूशन आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर सेल्स मिक्सचर को क्या करो, अल्टर करोगे, इससे भी इंपैक्ट पड़ेगा। अगर वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी, इसके भी, तो आंसर क्या आएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। द मोस्ट सुटेबल कवरेज रेशियो जो है, जो डिसाइड करती है एक कंपनी डेट कैपेसिटी ऑफ ए फर्म, तो वो है जी आपका कैश फ्लो कवरेज रेशियो, ये याद करके जाना है इसको जरूर। आगे व्हेन सेल वॉल्यूम में 10,000, वेरिएबल कॉस्ट है 6,000, प्रॉफिट है 2,000, तो यहां पे पीवी रेशियो जो है कैसे निकलेगा, पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू में 100, तो कंट्रीब्यूशन जो है कैसे आएगा, 10,000 माइनस में 6,000 कितना गया 4, और अपॉन में 10 इंटू में 100, तो आएगा कितना 40%। आगे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट, अगर वेरिएबल कॉस्ट जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा, हम कैसे करते हैं, सेल माइनस में वेरिएबल कॉस्ट और फिर कंट्रीब्यूशन, तो अगर वेरिएबल कॉस्ट अगर इंक्रीज हो जाएगी, सेल प्राइस तो वही है, वेरिएबल कॉस्ट अगर बढ़ गया तो कंट्रीब्यूशन हमारा क्या हो जाएगा डाउन, तो इट रिड्यूस द कंट्रीब्यूशन। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग शुड ए बिजनेस एंटिटी गेट एट द अर्लीस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो बिजनेस एंटिटी सबसे पहले जो प्राप्त करती है, वो है जी आपका क्या, ब्रेक इवन पॉइंट, तो पहले ब्रेक इवन पॉइंट निकलेगा, उसके बाद ही क्या आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी। आगे व्हेन फिक्स कॉस्ट है आपका 10,000 और पीवी रेशियो है 20%, ब्रेक इवन पॉइंट आपको निकालना है, तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला जो है वो क्या, फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो, तो इसको अगर आप करोगे, फिक्स कॉस्ट है कितना 10,000 और डिवाइड करेंगे इसको 20% से, तो आंसर आएगा कितना 50,000, तो आंसर आएगा सी। चलो आगे, द वाई एक्सिस जो है ब्रेक इवन चार्ट के ऊपर वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो देखो एक्स एक्सिस जो है वो तो ओ एक्स एक्सिस जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, वॉल्यूम को, सेल्स को इन क्वांटिटी, ठीक है, और जो वाई एक्सिस है वो बताएगा बेसिकली क्या, सेल एंड कॉस्ट को, तो जो वाई एक्सिस है वो दिखाता है किसको, कॉस्ट एंड सेल इन रुपीस, ये ध्यान रखना है, इस तरीके से होता है। और जो ये ब्रेक इवन पॉइंट से पहले जो है ये क्या है, ये सब लॉस है, और ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जो है वो क्या है, प्रॉफिट है। वेन फिक्स कॉस्ट जो है वो 7,000 रुपए, प्रॉफिट है 3,000 रुपए, सेल है 50,000, तो पीवी रेशियो जो है आपको निकालना है, पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन में सेल, तो हमने कर लिया, फिक्स कॉस्ट है कितना 7,000, प्रॉफिट है कितना 3, तो 7 और 3 कितना 10 हो गया, अपॉन में सेल कितनी है 50, तो 10 अपॉन में 50 इंटू 100 करेंगे कितना 20%। द ब्रेक इवन पॉइंट एट विच, ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहां पे क्या होता है, टोटल रेवेन्यू इक्वल है टोटल कॉस्ट के, बिल्कुल होता है, कंट्रीब्यूशन इक्वल है टोटल फिक्स कॉस्ट के, बिल्कुल सही बात है, जहां पे आपका बेसिकली जो ईबीआईटी है वो क्या आएगा आपका 0 आएगा, नीदर प्रॉफिट नीदर लॉस, सही बात है, तो आंसर क्या, ऑल ऑफ द अबव। सीवीपीए कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस इज नॉट बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉग्निशन, बोलता है सीवीपीए जो है वो किसके ऊपर बेस्ड नहीं है, तो सीवीपीए जो है वो सेल मिक्स जो है प्रोडक्ट का वो कांस्टेंट रहता है, हम हमेशा ये मानते हैं, यस। दूसरा क्वांटिटी ऑफ द स्टॉक, जो स्टॉक है वो वेरिएबल रहेगा ईयर टू ईयर, नहीं, हम हमेशा ये मानते हैं कि स्टॉक जो है वो क्या रहेगा आपका कांस्टेंट रहेगा, तो आंसर क्या बी। तो ये थोड़ा पढ़ लेना कि सीवीपीए जो है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस ये बेस्ड है इन अजम्पशंस के ऊपर, पहला इनकम एंड कॉस्ट लीनियर है विद इन द रिस्पेक्टिव लिमिट्स, दूसरा सेल मिक्स जो है वो क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, वैल्यू जो है गुड्स एंड वेजेस का वो भी क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, सिंस स्टॉक क्वांटिटी इज टू बी वेरिएबल इन द ईयर, तो को सीवीपीए जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना, तो वो हमेशा क्या रहना चाहिए कांस्टेंट। ए फर्म जो मैन्युफैक्चर करती है बोर्ड, जिसका फिक्स कॉस्ट है 2,60,000 रुपए पर मंथ, ठीक है, सेलिंग प्राइस पर बोर्ड का है 35,000 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट पर बोर्ड का है 15,000 रुपए, बोट यार्ड कैन मैन्युफैक्चर 20 बोर्ड पर मंथ, ठीक है जी, तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, ब्रेक इवन आउटपुट निकालना होता है फर्म विल बी, वो कैसे निकलेगा, तो देखो यहां पे हम कैसे निकालेंगे, ब्रेक इवन का फॉर्मूला जो रहेगा वो क्या, फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट जो है वो कितनी है 2,60,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लो, 35,000 रुपए सेल और वेरिएबल कॉस्ट है 15, तो 35 माइनस 15 करेंगे कितना आएगा 20, तो इसको हम कंप्यूट करें तो कितना 13 बोर्ड, कि कम से कम 13 बोर्ड बनाए तो हमारा जो है वो ब्रेक इवन पे हम आ जाएंगे, मतलब ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस, इससे ऊपर जो है वो फिर प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। आगे करंट कॉस्ट जो है 5 यूनिट को प्रोड्यूस करने की वो है 100 रुपए, ठीक है, फिक्स कॉस्ट जो है वो है 40 रुपए, ठीक है, देन व्हाट विल बी द टोटल एवरेज कॉस्ट, तो एवरेज कॉस्ट निकालो 5 यूनिट का, तो देखो करंट कॉस्ट कितनी है 100 रुपए, ठीक है, और जो फिक्स कॉस्ट आएगी कितनी 40, तो टोटल कॉस्ट जो आपकी आएगी 5 यूनिट प्रोड्यूस करने में वो कितनी 140, 140 डिवाइड में 5 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 28 रुपए। आगे द टोटल एवरेज कॉस्ट है एक फर्म का 5 यूनिट को प्रोड्यूस करने में वो थी 30 रुपए, और एवरेज कॉस्ट जो है प्रोड्यूस करने में 6 यूनिट वो आ गई कितनी 32, तो मार्जिनल कॉस्ट बताओ, ठीक है, तो जब मैं 5 यूनिट बना रहा था ना तो मेरी जो कॉस्ट आ रही थी वो थी 30, तो मतलब टोटल कॉस्ट कितनी आ रही थी 150 रुपए, और जब मैं 6 यूनिट बना रहा तो मेरी कॉस्ट आ रही कितनी 32, तो इसका मतलब जो है वो कितना आ गया 6 दूनी 12 और 6 3 18
19, 192 रुपए, और पहले थी 150 रुपए। तो एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने पर मेरी कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट है? 42 रुपए की। तो ये 42 रुपए मेरी क्या है? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नीचे इसको एक्सप्लेन भी किया, थोड़ा देख लेना। आगे सेल दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, आपको यहां पे जो है पीवी रेशियो निकाला। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या? चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100। पहले था 2006 में लॉस, अब हो गया 30,000 का बल्कि प्रॉफिट। तो चेंज इन प्रॉफिट कितना हो गया? 40,000 का। तो 40,000 अपॉन में चेंज इन सेल कितना हो गया? 1 लाख, इंटू में 100 करेंगे तो आंसर आएगा कितना? 40%। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो देगा 30%। देखो 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो करेंगे तो आता है आपका पीवी रेशियो, ठीक है। और फिक्स कॉस्ट है 1,26,000 का, ब्रेक इवन पॉइंट निकालो। तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है? फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट है कितना? 1,26,000 अपॉन में पीवी रेशियो। पीवी रेशियो नहीं दे रखा लेकिन वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दे रखा है, तो 1 माइनस में वेरिएबल कॉस्ट अगर रेशियो करते हैं, ठीक है, तो वो निकलेगा क्या? पीवी रेशियो, ठीक है। तो इसका 1 माइनस में 30% अगर करेंगे तो वो आ जाएगा कितना? 70%। तो 1,26,000 डिवाइड में 70% करेंगे तो आंसर जो निकलेगा वो है 1,80,000 का। आगे ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा होता है? ब्रेक इवन पॉइंट वो है जहां पे ना तो प्रॉफिट ना ही लॉस है। आगे द मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैन बी इंक्रीज बाय। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को कैसे बढ़ाया जा सकता है? अगर आपकी फिक्स कॉस्ट कम हो जाएगी तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर आपका सेलिंग प्राइस बढ़ जाएगा तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ेगा। अगर आपका वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगा तो भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ेगा। तो आंसर क्या? ऑल ऑफ द अबव। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 30%, फिक्स कॉस्ट है 63,000, ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, सिंपल सा दोबारा निकल जाएगा। 1 माइनस में वेरिएबल कॉस्ट रेशियो करोगे तो 70% इज द पीवी रेशियो, ठीक है, ये आ गया। और फिक्स कॉस्ट से कितना? 63,000। तो 63,000 डिवाइड में 70% करूंगा तो आंसर आएगा कितना? 90,000। आ गया ये सेल है 10,000 का, 10,000 यूनिट, जो सेल ऑफ द 10,000 यूनिट इन रुपी जो है 30,000। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट आगे कितना? 3 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट जो है 15,000, तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आगे कितने? 1.5 रुपीज। फिक्स कॉस्ट है 9,000 रुपए की। तो सिक्योरिटी लिमिट मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला जो रहेगा सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। तो यहां पे हम निकाल लेंगे इसको आप कंप्यूट करेंगे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल आपका कितना? 30,000 का, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है तो ब्रेक इवन पॉइंट सेल कैसे निकलेगा? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट दे रही है 9,000 की और पीवी रेशियो निकाल लो। सेल माइनस में वेरिएबल कॉस्ट मतलब कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा कितना आपका? 50%। तो ये आ गया जी। इससे इसके बेस पर ये निकल गया अपना कितना? 18,000 रुपए ब्रेक इवन पॉइंट की सेल। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है 30,000, 18,000 है ब्रेक इवन पॉइंट की। तो बाकी जो बचा वो क्या? मतलब सेल है 30,000 की, ब्रेक इवन पॉइंट की सेल है कितना? 18 से ऊपर जो है वो क्या जाएगा? मार्जिन सेफ्टी कितना? 12,000, ठीक है। अब ये तो आ गया रुपीस में और आपको निकालना है यूनिट में। तो 12,000 डिवाइड में क्या करोगे? कंट्रीब्यूशन कितना है? 3। 12,000 डिवाइड में सेल प्राइस कितना? 3 रुपए। तो 4,000 यूनिट जो है ये है अपना क्या? मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया। फिक्स कॉस्ट है 4 लाख रुपए का, प्रॉफिट है आपका 2 लाख रुपए का, पीवी रेशियो 40%। देन द अमाउंट ऑफ सेल निकालो। तो अमाउंट ऑफ सेल फिक्स कॉस्ट पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100। फिक्स कॉस्ट दे रखी है मेरी कितने? 4 लाख, प्रॉफिट है मेरा कितना यहाँ पे? 2 लाख का, पीवी रेशियो मेरा कितना? 40%। तो सेल निकल जाएगी यहाँ पे, तो आएगा कितना? 15 लाख रुपए। आगे सीवीपी एनालिसिस डज नॉट रिप्रेजेंट ए स्टेटमेंट ऑफ द इंपैक्ट ऑफ द नेट प्रॉफिट ऑन। तो सीवीपी जो है वो ये बताएगा कि इंपैक्ट ऑफ नेट प्रॉफिट पे इंपैक्ट किसका? सेलिंग प्राइस में चेंज होने का, वेरिएबल कॉस्ट में चेंज होने का, कंट्रीब्यूशन में चेंज होने का, लेकिन फिक्स कॉस्ट में चेंज होने का ये शो नहीं, क्योंकि हम हमेशा ये मानते हैं कि हमारी फिक्स कॉस्ट है वो हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट। क्या होगी? कांस्टेंट। तो ये आंसर आएगा डी। ये काट दो। एक चार्टर जो है कंपनी का वो क्या होता है? मेमोरेंडम एसोसिएशन उसका चार्टर होता है। ब्रेक इवन चार्ट सिग्निफाई करता है रिलेशनशिप किस में? तो ब्रेक इवन चार्ट जो है वो रिलेशनशिप बताएगा किस में? कॉस्ट एंड वॉल्यूम ऑफ सेल में, कॉस्ट एंड प्रॉफिट में, कॉस्ट एंड प्रोडक्शन में। यस, आंसर क्या? ऑल ऑफ द अबव। रेवेन्यू इज जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग अर्न्ड एट द पॉइंट ऑफ टाइम। रेवेन्यू हम जो है वो कब मानेंगे? जब आपका सेल जो है वो क्या हो जाएगी, उस टाइम मान लिया जाएगा कि रेवेन्यू हमने कमा लिया है, ना कि जब पैसा मिलेगा। आगे विच इज द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द मार्जिनल सेफ्टी रेशियो। तो मार्जिनल सेफ्टी के बारे में उसका फॉर्मूला जो है वो क्या? कंट्रीब्यूशन अबाउट सेल एट ब्रेक इवन पॉइंट। याद करने पड़ेंगे फॉर्मूलास हैं। विच वन द फॉलोइंग रेशियो इज द इंडिकेटर ऑफ द लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी। लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी जो है वो कौन शो करता है? एसिड टेस्ट रेशियो ये लिक्विडिटी को शो करता है, लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी को शो नहीं करता। डेट इक्विटी रेशियो ये लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी को शो करता है, आंसर बी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज एसोसिएट किससे जुड़ा हुआ है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी जुड़ा हुआ है किससे? सेल अपॉन में पीवी रेशियो। ये अलग फॉर्मूला है, थोड़ा देख लेना इसको, ठीक है ना। जितने भी आपको मैंने एक पूरा चार्ट दिया था उसको पढ़ के जरूर जाना फॉर्मूलास को। आगे कैश फ्लो स्टेटमेंट के कुछ क्वेश्चन है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल एप्लीकेशन ऑफ फंड है, यस। डेप्रिसिएशन सोर्स ऑफ फंड है, नहीं। ये क्या है? नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, आंसर क्या आएगा? बी। लोन अगर आप लॉन्ग टर्म लोन लोगे तो वो क्या सोर्स है? यस। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट जो है वो क्या एप्लीकेशन है? यस। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन वो क्या शो करता है? वो है आपका एसेट एंड लायबिलिटी। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन ये बेसिकली क्या? बैलेंस शीट, और इसके जो एलिमेंट है वो क्या? एसेट एंड लायबिलिटी।
आगे कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या? हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स। ये आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है जो इक्वली जो इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो सकती है। विच एक मिनट रुकना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? कैश बैंक, कैश एंड बैंक और हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, सही है। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश इनफ्लो, इनमें से कौन सा कैश इनफ्लो नहीं है? डिक्रीज इन क्रेडिटर, डिक्रीज इन क्रेडिटर जो है वो क्या है? अगर क्रेडिटर जो है वो क्या हो गया आपके? डिक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब आपने पेमेंट कर दिया तो ये क्या? कैश का आउटफ्लो है, ये इनफ्लो नहीं है। इसके अलावा डेटर अगर डिक्रीज होंगे तो इसका मतलब कैश मिल गया, ये भी आपका इनफ्लो है। शेयर अगर आप इशू करोगे तो भी कैश आएगा, ये भी आपका इनफ्लो है। अगर आप सेल करोगे फिक्स एसेट का, फिक्स एसेट बेच दिया तो भी कैश आएगा, तो ये भी क्या? इनफ्लो है। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी क्या इंडिकेट करता है? तो डिक्रीज इन अगर करंट लायबिलिटी आपकी कम हो रही है तो इसका मतलब क्या है? कि आपका कैश जो है वो चला गया, आपका यूज ऑफ कैश। आगे करंट एसेट देखिए, करंट एसेट देखिए, करंट लायबिलिटी देखिए, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आपको बताना है। तो अगर करंट एसेट जो है वो क्या हो गया? कम हो गया, तो ये भी इससे भी आपकी वर्किंग कैपिटल क्या मतलब करंट एसेट का घटना, उससे भी वर्किंग आपकी वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो रही है। और अगर करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो उससे भी आपकी वर्किंग कैपिटल क्या होती है? डिक्रीज। तो करंट एसेट जो है 5 लाख से 3,20,000 हो गई, ठीक है। तो इसका मतलब 1,80,000 से करंट एसेट घट गई, तो ये भी क्या है? डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। और करंट लायबिलिटी 3,60,000 से 4 लाख होगी, बोले तो कितनी? 40,000 से बढ़ गई, तो ये भी क्या है? इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी भी क्या है? डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो आंसर आएगा 2,20,000। आगे वर्किंग कैपिटल जो है प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का वो है, प्रीवियस ईयर की वर्किंग कैपिटल 50,000 माइनस और अब है 60,000 प्लस। तो अब चेंज इन वर्किंग कैपिटल जो है वो कितना हुआ? तो वो हो गया 1,10,000 प्लस। तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हुई कितने? 1,10,000। इन विच हेड की साइड में डिविडेंड रिसीव्ड बाय द फाइनेंशियल एंटरप्राइज इज शोन इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल एंटरप्राइज जो बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, तो उनको अगर डिविडेंड रिसीव होता है तो वो वैसे नॉर्मल केस में डिविडेंड अगर रिसीव हो रहा है तो वो किसका पार्ट है? तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है, डिविडेंड का रिसीव होना। लेकिन अगर मान लो फाइनेंशियल एंटरप्राइज को अगर डिविडेंड रिसीव होता है तो वो किसका पार्ट है? वो उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। आगे प्रोप्राइटरी रेशियो जो है वो कैसे निकालते हैं? तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला जो है वो क्या रहेगा आपका? प्रोप्राइटरी फंड या शेयर होल्डर फंड अपॉन में टोटल एसेट। तो यहां पे शेयर होल्डर फंड को रिलेट करते हैं किससे? टोटल एसेट से। आगे विच वन द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ द फाइनेंशियल एक्टिविटी विद रेफरेंस टू द कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इनमें से कौन सा जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है? रीपेमेंट ऑफ द बैंक लोन फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। कैश प्रोसीड फ्रॉम द पब्लिक डिपॉजिट फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। आंसर क्या आएगा? डी। फॉर्मूला जो है नेट कैश इनफ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट वो कैसे निकलता है? नेट प्रॉफिट ले लो आफ्टर टैक्स, इसमें डेप्रिसिएशन को क्या करो? ऐड कर लो, ये आपका नेट कैश इनफ्लो आएगा। आगे सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच जो होती है कैपिटल बजटिंग में, तो उसके अंदर बेसिकली जो एडजस्टेड कैश फ्लो होता है, ठीक है, उसको हम डिस्काउंट करते हैं किससे? जो सी फैक्टर है उसमें ऑलरेडी हमने इसको कंसीडर कर लिया। तो अब हम लोग जो हमारे सर्टेनिटी इक्विवेलेंट कैश फ्लोज आएंगे ना, उनको हम लोग जो वो डिस्काउंट करते हैं किससे? रिस्क फ्री रेट से। याद करके जाना, तो इसको डिस्काउंट करते हैं किससे? रिस्क फ्री रेट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ कैश बजट। कैश बजट के बारे में कुछ बातें बता रखी है, इनमें से कौन सी सही नहीं है? पहला, द शॉर्टेज और एक्सेस ऑफ द कैश वुड अपीयर इन ए पर्टिकुलर पीरियड, ये बात एकदम सही है। ऑल इनफ्लो वुड अराइज बिफोर आउटफ्लो फॉर दोस पीरियड, ठीक है। ओनली रेवेन्यू नेचर कैश फ्लो को शो करते हैं, नहीं, रेवेन्यू नेचर एज वेल एज जो आपके कैपिटल नेचर के कैश फ्लो उनको भी हम लोग जो है वो कैश बजट के अंदर शो करते हैं। सी। कैश फ्लो मैनेजमेंट के अंदर क्या आएगा? कि तो कैश फ्लो की जो टेक्निक्स है उसमें लॉग बुक सिस्टम ये इसका पार्ट है, प्लेइंग द फ्लोट ये इसका पार्ट है, कंसल्टेशन बैंकिंग इसका पार्ट है, लेकिन मार्केटेबल सिक्योरिटीज का पार्ट नहीं है। आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? 1, 3 एंड 4। अकॉर्डिंग टू रिवाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड द परचेज ऑफ फिक्स एसेट जो है वो क्या है? तो फिक्स एसेट का परचेज करना वो है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो कौन प्रिपेयर कैसे होती है? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो उसके लिए हम बैलेंस शीट के आइटम को भी यूज करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी यूज करते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन इसको भी यूज करते हैं। तो आंसर क्या आएगा? डी। फंड इन द फंड फ्लो स्टेटमेंट का मतलब क्या? फंड का मतलब जो है वो होता है आपका वर्किंग कैपिटल, ये काट दो। आगे इनकम एक्रू एंड रिसीव, इनकम एक्रू एंड रिसीव इससे जो है इसका इंपैक्ट क्या है? तो इनकम जो आपने कमा ली, ठीक है, और रिसीव हो गए, तो इससे एक तो क्या होगा? डिक्रीज इन इंक्रीज इन एसेट और दूसरा इंक्रीज इन कैपिटल, बी। क्योंकि इनकम एक्रू हुई और आपको रिसीव भी हो चुकी है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? कैश आपको मिल गया। कैश अगर मिलेगा तो एसेट बढ़ेगा, दूसरी तरफ से आपका जो कैपिटल है वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट हेल्पफुल, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो हेल्पफुल नहीं है किसमें? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो हेल्पफुल नहीं है क्या करने में? प्रोजेक्शन लगाने में ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इन द लॉन्ग रन। आगे द सोर्स ऑफ द कैश फ्लो इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट इज, वो क्या क्या है? तो नॉन ट्रेडिंग पेमेंट ये सोर्स नहीं है, इंक्रीज इन करंट एसेट ये भी सोर्स नहीं है एप्लीकेशन, बल्कि डिक्रीज इन लायबिलिटी ये भी नहीं। आंसर क्या? नन ऑफ द अबव।
अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना किसके लिए मैंडेटरी है? तो आज की डेट में कंपनी एक्ट के अंदर ये बोला गया कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हर कंपनी जो बनाएगी, किसको छोड़ के? 3 को छोड़ के, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी और आपका डोरमेंट कंपनी, इन तीनों को जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना। बाकी इसके अलावा जितनी भी कंपनी है वो सब आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो क्या करेंगी? प्रिपेयर करेंगे। ओके जी सर, चलो ये कुछ क्वेश्चन हमने जो है वो आज की इस वीडियो में डिस्कस करें, इसको आप जो है निपटा लो। इसके आगे के जो 301 से 372 वाले क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है निपटा देंगे। ठीक है जी सर, चलो एक बार ये करो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।